अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बेटा जी? यस मैम। आवाज आ रही है बेटा? ये पार्टिसिपेंट्स क्यों नहीं आए? सबको सब समझ में आ जाता है क्या? हैं? इंटरेक्टिव सेशन में क्यों नहीं आते हो भाई? मेजोरिटी नहीं आए हुए, इतने कम बच्चे आए हुए। या तो फिर रिकॉर्डेड से तुम लोग पढ़ लेते हो या फिर बहुत ही आसान लगता है मुझे। चलो फिर हम खैर स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 7th लेक्चर है जिसे हम इंटरेक्टिव सेशन में अभी डिस्कस करेंगे। द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, द फार्मेसी स्ट्राइल सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम, या सिंपल इसे स्ट्राइल सप्लाई रूम या सेंट्रल रूम भी हम कहते हैं। इसमें टॉपिक जो है हमारे पास बेटा जो हम डिस्कस करेंगे, पर्पसेस ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई फैसिलिटी, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम, मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सप्लाई रूम, ऑर्गेनोग्राम एटसेट्रा। बेटा ये बताइए कि आप लोगों ने अनाउंसमेंट में जाके देख लिया था, एलएमएस पर चेक किया है जी? आवाज आ रही है मेरी? अलीशा, मैम आयशा, मैम आपकी आवाज आ रही है बट आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई। स्क्रीन नहीं शेयर हुई हुई? स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है। नहीं मैम, मेरे पास तो विजिबल नहीं है। बेटा मेरे पास तो स्क्रीन, किसी के पास भी नहीं है। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? नो मैम, शेयरिंग आ रही है लेकिन अभी तक शेयर नहीं हुई भी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई है? अच्छा मैं चेक करती हूँ क्या मसला है। ठीक है, हम सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम हम स्टार्ट करें। द सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम is a unit or service dealing with the supply of professional sterile and non-sterile supplies to different departments, both to specialized units as well as general wards and OPD. It is also called sterile processing department, sterile processing, central supply department, or central supply is an integrated place within hospital that performs sterilization and other action on medical devices, equipments, and consumables for subsequent use by health workers in the operating theaters of the hospital and also for अदर एसेप्टिक प्रोसीजर। यानी सिंपल सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम जो बेटा हम देखें तो एक सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जितने भी आप डिवाइसेस हैं या इक्विपमेंट्स हैं जिनको जो है स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो स्टरलाइज होते हैं और स्टरलाइज होने के बाद जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सप्लाई कर दिए जाते हैं। जिसमें हमारे पास ओपीडी है, इन्होंने कहा है जनरल वार्ड है, इन पेशेंट है, जहाँ पे भी इन चीज़ों की ज़रूरत होगी वहाँ उसे सप्लाई कर देंगे। तो जहाँ से ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसे हम सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम कहते हैं। या इसके डिफरेंट सिनोनिम्स हमारे पास मौजूद हैं। स्ट्राइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं, स्ट्राइल प्रोसेसिंग भी कहते हैं, सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट या सिंपल सेंट्रल सप्लाई भी हम कह रहे होते हैं। प्रोफेशनल सप्लाईज में ज़्यादा हमारे पास जो चीज़ें आती हैं बेटा उसमें डायलाइसिस कैथेटर हैं, कार्डिक कैथेटर्स हैं, सिरिंजेस हैं, ट्यूबिंग है, यूरिन कलेक्शन सेट्स हैं, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स हैं, नीडल हैं, ब्लड बैग्स हैं, ग्लव्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर स्टरलाइजेशन के बाद सप्लाई की जाती हैं। The central sterile supply room initially started as equipment room with autoclaving facilities. Now a sterile room utilizes the modern production line techniques with automatic control recording devices to ensure stability. यानी स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि अगर हम सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम को अगर हम पास्ट में देखें तो सिंपल हमारे पास एक इक्विप्ड रूम होता था, इक्विपमेंट रूम था या इक्विप्ड होता था वो ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव के लिए हम स्टरलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते थे। लेकिन नाउ अब हम देखते हैं तो सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम एज अ डिपार्टमेंट एक है, एक सर्विस है जिसकी जहाँ पर डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। पर्पस क्या है, क्यों सेंट्रल स्टाइल सप्लाई या सप्लाई रूम या स्टाइल सप्लाई रूम की ज़रूरत क्यों पड़ी इस फैसिलिटी की? द पर्पस ऑफ दिस सेंट्रल स्टाइल सप्लाई room is a centralized system for complete decontamination and provide continuous and quality supply of sterilized material.
यानी इसका मेन पर्पस तो ये था कि कंप्लीट डिकंटामिनेशन और कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स को ख़त्म कर दिया जाए और स्टरलाइज मटेरियल सप्लाई किए जाएं, क्वालिटी स्टरलाइज मटेरियल हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। प्रोफेशनल सपोर्ट हो, जाहिर है जब आप ऑपरेशन थिएटर या डिफरेंट जगहों पर ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आप एक सपोर्ट दे रहे होते हैं। एंड सर्विसेज फॉर पेशेंट केयर के लिए कंट्रीब्यूशन टू रिडक्शन इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट, और इस तरह क्या आप एक एज अ कंट्रीब्यूशन आप कर रहे होते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट को रिड्यूस करने या डिक्रीज करने के लिए। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्टराइल सप्लाई सर्विसेज में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल आइटम्स है, डायरेक्ट सप्लाई इन ऑपरेटिंग रूम्स, जनरल वार्ड एंड आउट पेशेंट्स एंड इन पेशेंट्स, preparation, labeling, packaging and storage of items, maintain current and accurate inventory of supplies, maintain the record of the effective processes, develop a cost effective program, participation in research program। तो ये डिफरेंट फंक्शन है जो कि सेंट्रल स्टराइल सप्लाई रूम परफॉर्म कर रहा होता है। मेन जो हमारे पास है क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन, जिसका मेन पर्पज है कि जितने भी आइटम्स जहाँ पे हमें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है उसे वो स्टरलाइज करते हैं, क्लीन करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट जो है वो सप्लाई हमारे पास सप्लाई करते हैं ऑपरेटिंग रूम में, जनरल वार्ड में, आउट पेशेंट, इन पेशेंट, जहाँ जहाँ इन सर्विसेज की स्ट्रायल सप्लाई की ज़रूरत होती है वहाँ पे से सप्लाई करते हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन, अगर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में हो रही है तो बेटा ज़ाहिर है सेंट्रल स्ट्रायल सप्लाई रूम सिर्फ स्टोरेज नहीं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी होता है, वहाँ पे प्रिपरेशन होगी, उसकी लेबलिंग होगी, पैकिंग होगी एंड देन स्टोर होगा। मेंटेन करंट एंड एक्यूरेट इन्वेंट्री ऑफ सप्लाई, जितनी भी इन्वेंट्री सप्लाई हो रही है इन पेशेंट, आउट पेशेंट में, जनरल वार्ड में, उन सब के रिकॉर्ड को मेंटेन, प्रॉपर रिकॉर्ड को, सिर्फ रिकॉर्ड को नहीं प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इफेक्टिव प्रोसेसेस। इसके अलावा प्रिपरेशन में, स्टरलाइजेशन में जो डिफरेंट प्रोसेसेस यूटिलाइज हो रहे होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं उनका भी वो रिकॉर्ड रखते हैं। डेवलप अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम डेवलप करते हैं जहाँ पे कम से कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम रन कर सकें, तो डेवलप करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम को। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च प्रोग्राम, इसके अलावा डिफरेंट रिसर्च को भी वहाँ पे वो रन कर रहे होते हैं, चाहे वो इन पेशेंट पे हो, ऑलरेडी यूटिलाइज जो मार्केटेड ड्रग होती हैं उन पे भी रिसर्च हो सकती है या नई ड्रग्स पे भी रिसर्च हो सकती है, तो पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च प्रोग्राम में। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ CSSR, यानी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जो हमारी सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम की होती है उसमें क्या क्या चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप सबसे पहले आ जाता है। स्ट्राइल सप्लाई रूम में और मे नॉट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मेसी, यानी ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई रूम जो होता है एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट भी काम कर सकता है और एज अ सब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के अंडर भी काम कर सकता है। व्हेन इट इज़ नॉट operating under pharmacy, it is called central sterile supply room or central processing department। अगर ये फार्मेसी के अंडर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो इसे हम सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम या सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्राइल सप्लाई रूम वेरीज हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, यानी इसकी मैनेजमेंट कह रहे हैं डिपेंड करती है हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। कोई इसको एज अ मेन डिपार्टमेंट लेके चलता है, बहुत सारे इसको सब डिपार्टमेंट के तौर पे लेके चलते हैं। सम हॉस्पिटल्स में फार्मेसी के अंडर ये काम कर रहा होगा, कुछ हॉस्पिटल में आपके जो सर्जिकल जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर ये एज अ सब डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो इसकी मैनेजमेंट जो होती है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, ये हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करती है। It may be a work as a sub department under operating room supervisor or nursing service administrator। मैंने यही बेटा बताया यहाँ पे कि यहाँ की मैनेजमेंट इसकी जो होती है वो वेरी करती है हॉस्पिटल। कह रहे हैं कहीं पे ये एज अ सब डिपार्टमेंट जो है वो सुपरवाइज कर सकते हैं, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर या रूम जो ऑपरेटिंग रूम सुपरवाइजर होते हैं उनके अंडर भी एज अ सब डिपार्टमेंट काम कर सकता है ये।
In some hospital this unit operates under the control of a division of surgical care. मैंने भी आपको ये बताया था कि कुछ हॉस्पिटल्स में ये सर्जिकल केयर का जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर एज अ सब डिपार्टमेंट ये काम कर रहा होता है। आगे चलते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सप्लाई रूम में जो डिफरेंट, मैंने पीछे अभी जो स्लाइड उसमें हमने ये कहा कि इनके मैनेजमेंट डिफरेंट हो सकती है। इसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की मैनेजमेंट को बता दिया है कि ये मैनेजमेंट फार्मासिस्ट के कंट्रोल में भी हो सकती है, नर्स कंट्रोल के अंडर भी आ सकती है, ड्यूल कंट्रोल पे भी आ सकती है, या ऑपरेटिंग सुपरवाइजर कंट्रोल के अंडर भी हो सकती है। फार्मासिस्ट कंट्रोल में इनका परचेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज and preparation of various sterile solution in a sterile room are the same function as a pharmacist undertake in pharmacy। ये कह रहे हैं कि जिस तरह फार्मेसी में फार्मासिस्ट फंक्शन कर रहा होता है, इसी तरह यहाँ पर भी अगर फार्मासिस्ट के कंट्रोल में होगा सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, तो परचेजिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। नर्स कंट्रोल के अंडर भी मैनेजमेंट इसकी हो सकती है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम की। Nurse has full understanding of intended use of these products and she can consider to be responsible for operation of central sterile supply room। क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप जो होता है बेटा वो नर्सेस का होता है पेशेंट के साथ, और जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर, जितने भी इन्वेंट्री वहाँ पे यूटिलाइज होती है उसकी नॉलेज उनके पास मौजूद होती है नर्स के। तो सम टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ये ऑपरेट कर रहा होता है किसकी मैनेजमेंट के अंडर, नर्सिंग कंट्रोल में। फार्मासिस्ट नर्स ड्यूल कंट्रोल, सम टाइम हॉस्पिटल्स में होता है कि ये ड्यूल कंट्रोल के अंडर होता है, यानी ये सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट एंड नर्स कंट्रोल में होगा। जहाँ पर ये कह रहे हैं कि नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी भी चीज़ें वहाँ पे स्टेलाइज हो रही हैं, सप्लाई हो रही है, उसकी क्लीनिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, और जितने भी स्टेराइल प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किसके अंडर हो रही है, फार्मासिस्ट के। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट में लास्ट जो इन्होंने मैनेजमेंट कंट्रोल कहा है वो ऑपरेटिंग सुपरवाइजर कंट्रोल। कह रहे हैं कि जब सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम एज अ सब डिपार्टमेंट काम करे किसी भी मेजर डिपार्टमेंट जैसे सर्जरी की बात करें, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग जो उसको ऑपरेट कर होता है वो एक सुपरवाइजर होता है, इसलिए हम कहते हैं ऑपरेटिंग सुपरवाइजर कंट्रोल। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स की मैनेजमेंट यहाँ पर आ जाएगी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम की। स्टाफिंग ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम में क्या आ जाएगा, स्टाफिंग शुड बी प्लान बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स पे ये इफेक्ट करती है स्टाफिंग में। 3 शिफ्ट वर्किंग है, मैसेंजर सर्विस है, मेंटेनेंस सर्विस है, स्टाफ फॉर डिफरेंट एरियाज। पहले तो हॉस्पिटल में जो सर्विस की टाइमिंग्स है या वर्किंग टाइमिंग्स कितने हैं, 3 शिफ्ट में है, 2 शिफ्ट में है, इसके अकॉर्डिंग स्टाफ को अपॉइंट किया जाएगा। मैसेंजर सर्विस है, क्या चीज़ें वहाँ से ज़ाहिर है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही है उसके लिए मैसेंजर सर्विस आपको चाहिए। मेंटेनेंस सर्विस, जितने भी आपके पास वहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ हो रही हैं वो एरिया उनकी मेंटेनेंस के लिए स्टाफ चाहिए। इसके अलावा अगर आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, लार्ज हॉस्पिटल है, उसमें डिफरेंट उन्होंने सेक्शंस बना दिए हैं कि वॉशिंग का सेक्शन अलग है, स्टरलाइजेशन के लिए अलग है, उसके बाद जो है उसकी प्रिपरेशन का सेक्शन अलग है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन अलग है। तो डिफरेंट एरियाज के लिए जो है स्टाफ डिफरेंट अपॉइंट होंगे। पर्सनल नीडेड फॉर sterile room must be trained and skillful in the principle of sterilization, use of autoclave, identification of surgical instrument, disassembly, cleaning, decontamination, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग। जितने भी लोगों को उस स्टेराइल रूम या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा वो ट्रेंड होने चाहिए और स्किलफुल होने चाहिए। किस किस में, एक तो उन्हें स्टेलाइजेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑटोक्लेव के किस तरह यूज़ होगा, वर्किंग किस तरह करता है, सर्जिकल आइटम्स की नॉलेज मौजूद होनी चाहिए, जितने वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं अगर वो डिसअसेंबल करने हैं, असेंबल करने हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लीनिंग किस तरह होगी, कौन कौन से मेथड यूज़ होंगे, डिकंटामिनेशन क्या है, कौन से मेथड यूज़ होंगे, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और इसके अलावा बायोलॉजिकल टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट होते हैं किस तरह पर। तो इन तमाम चीज़ों के लिए वो ट्रेंड हो, जो भी स्टाफ अपॉइंट हो रहा है और स्किल्ड हो।
आगे चलते हैं ऑर्गेनोग्राम के। ऑर्गेनोग्राम किस तरह स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लोगों को जो है स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले जो है हमारे पास बेटा सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट सुपरवाइजर आ जाता है, फिर सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट अटेंडेंट आ जाता है, फिर टेक्नीशियन है, मैसेंजर्स हैं, बॉयलर अटेंडेंट हैं, क्लर्क हैं, देन क्लीनिंग पर्पस के लिए लोगों को अपॉइंट किया। तो ये एक ऑर्गेनोग्राम है। आगे चलते हैं। एहसानुल्लाह जी बेटा, समझ में आ रही हैं चीजें? एहसानुल्लाह आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। बेटा क्या समझ में आया ये बताइए मुझे, क्या फंक्शन क्या है सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम का? ये क्योंकि ये लेक्चर तो मैम बहुत पहले अपलोड हुआ है, 7th लेक्चर जो है। हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट होते हैं ना, इनको ट्रायल कर दे इसमें। ठीक है, और क्या पर्पस था? और मैम बस समझ आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो मुझे भी पता है, मुझे क्या समझ आ रहा है, बहुत आसान है और आप बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। अच्छा जी, अलीशा, अलीशा आप बताइए इसका मेन पर्पस क्या था? सप्लाई तो है मैम मैम वो एक तो सप्लाई कर रहे होते हैं, इसके अलावा स्टेराइल फ्लूइड्स की प्रिपरेशन वगैरह होती है, ठीक और है, और जितने भी हमारे पास पर्पस क्या, हॉस्पिटल, फंक्शन नहीं, पर्पस क्या था इसका सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम? पर्पस हमारे पास ये था कि हम स्टेरिलिटी मेंटेन कर सके अपने विद इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। हाँ तो और मतलब क्या पर्पस अगर क्या वो हो जाएगा, स्टेरिलिटी मेंटेन करेंगे तो इसका पर्पस क्या है? किस तरह ताकि हम बनाएंगे? डिकंटामिनेशन वगैरह से जो है वो हम चीज़ों को बचा रिड्यूस सकें। करते हैं इन्फेक्शन रेट को विद इन दी जी। हॉस्पिटल। ठीक है, इसका मेन पर्पस है रिड्यूस इन्फेक्शन रेट विद इन दी हॉस्पिटल। ओके क्विज होने मैम। वाला है आप लोगों का, अनाउंसमेंट में चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का क्विज होगा। ठीक है, किसी भी दिन मेरे ओके। 3 डेज होते हैं, उनमें एक दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि इस टाइम पे इस क्लास में मैं क्विज अपलोड करूंगी और उसी टाइम पीरियड पर आपको सबमिट करवाना होगा 1 घंटे के अंदर, जो मेरा टाइम होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं हम। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज अ मैनेजर ऑफ स्ट्राइल रूम। एज अ मैनेजर ऑफ स्ट्राइल रूम फार्मासिस्ट हैज फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अगर एज अ मैनेजर वहां पर वो स्ट्राइल रूम के लिए अपॉइंट किया गया है? परचेजिंग ऑफ सप्लाईज, रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ सप्लाईज, डिस्पेंसिंग ऑफ सप्लाईज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज, charging inventory and accounting procedures, manufacturing in bulk, manufacturing of sterile and non-sterile प्रोडक्ट्स। चार्जिंग का क्या मतलब है बताएं बेटा? चार्जिंग, फ्लोर स्टॉक सिस्टम पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? लेक्चर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये बताइए पहले डेली बेसिस पर। ये बताएं जल्दी से बताइए कितने लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं? मरियम जी, मरियम जल्दी बताइए बेटा। एलएमएस चेक करते हैं आप लोग रेगुलरली डेली, जिस तरह क्लास में आप हम फिजिकली क्लास ले रहे होते हैं वीक में 3 दिन, तो इस तरह आप लोग चेक करते हैं अपना एलएमएस। कितने लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं अब तक? यस मैम। कितने मरियम बताइए कितने लेक्चर अपलोड हो चुके हैं बेटा? मैम अभी हॉस्पिटल का मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया, लेकिन आई गेस 12-13 से एक्सीड हो चुके हैं। 13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग भी पढ़ा हुआ है। फ्लोर स्टॉक में हमने चार्जिंग पढ़ा था, चार्जिंग ड्रग फ्लोर स्टॉक क्या होता है वो कौन बताएगा? जी, कोई भी नहीं पढ़ रहा था। आयशा, आयशा आप बताइए, सबसे पहले आ गई थी आप सैयदा आयशा खुर्शीद, माशाल्लाह से टाइम पे आ गई थी आयशा। आयशा बताइए चार्जिंग ड्रग्स कौन सी होती हैं, क्या मतलब है? मैम मैंने नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा बेटा? आकाश, आकाशा है, आकाशा मतीन जी आप बताइए बेटा क्या होती हैं चार्ज ड्रग, क्या होती हैं, क्यों चार्ज ड्रग हम कह रहे हैं? चार्ज फ्लोर स्टॉक पढ़ा था ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग क्या होती हैं ये? अलीशा, अलीशा बताइए बेटा।
मैम शायद ये वो ड्रग्स होती हैं जो जिनको हम एडमिनिस्टर कर देते थे पेशेंट्स को और उसके बाद फिर उनके बिल में जी इनको फौरी काउंट तौर करते पर थे। अकाउंट में उनका बिल, जी जी पेशेंट के जी अकाउंट में हम उसका वो ले लेते हैं। ये नहीं होता कि पर डे के हिसाब से जो हॉस्पिटल के आपके रूम के साथ चार्जेस इसके ऐड नहीं करते, इसको डायरेक्ट अकाउंट में उनके अकाउंट, उनका जो अकाउंट होता है पेशेंट को, वहाँ से हम उसके चार्जेस ले लेते हैं, हम कहते हैं चार्ज ड्रग। ठीक है, तो ये तमाम जो अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज अ मैनेजर सेंट्रल स्टाइल्स रूम के लिए काम करते तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी होंगी। आगे चलते हैं। प्लानिंग ऑफ SSR, प्लानिंग ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम या स्ट्राइल सप्लाई रूम। इसके लिए प्लानिंग ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम क्या क्या हमें स्कीमिंग करनी पड़ती है, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है। लोकेशन क्या होनी चाहिए, लेआउट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वर्क स्टेशंस कितने होने चाहिए, स्पेस एलोकेशन कितना होना चाहिए, और इक्विपमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए और किस तरह उसको आगे चलते हैं हम। लोकेशन, सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम शुड बी लोकेटेड among the areas frequently requiring its services। यानी अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी हमें खोलना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी हमें लोकेशन देखनी होगी कि ऐसी जगह पर हम फार्मेसी स्टार्ट करें हॉस्पिटल पे जहाँ से मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें इजीली। ठीक है, तो ये बताइए बेटा, लोकेशन में जो हमने हॉस्पिटल फार्मेसी की हम पढ़ रहे थे उसमें सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी थी? जी एहसानुल्लाह आप बताइए, किस फ्लोर पे हमने कहा था सबसे बेस्ट लोकेशन है और इसके अलावा जो है। इसमें जी बताइए एहसानुल्लाह, पढ़ा है बेटा? आप लोग लेक्चर पढ़ रहे, अगर तो पढ़ रहे होंगे तो आप मुझे बता देंगे। मैम जो बेस्ट लोकेशन पे जी जी, फर्स्ट कौन सा फ्लोर हमने कहा था कि जो है वो बेस्ट होता है फार्मेसी के लिए? वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में जहाँ पर मैक्सिमम पेशेंट का फ्लो हो, इन पेशेंट आउट पेशेंट, और जहाँ से इजीली सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके तमाम डिपार्टमेंट में, वहाँ पे हम हॉस्पिटल फार्मेसी। लेकिन जो लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था उसमें कौन सा फ्लोर बताया था तो वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी हमें ओपन करनी चाहिए? नहीं पता? बिस्मिल्लाह। जी एहसान बताइए। अलीशा आप बताइए। मैम बेसमेंट में करते थे जिधर से एंट्रेंस होती है क्या हो पेशेंट्स की। गया, कौन है ये? अलीशा? अलीशा क्या हो गया बेटा? मैम ये यही होता था ना, लाइक नहीं, जहाँ से फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट तो समथिंग, प्रोहिबिटेड, मतलब तो बेसमेंट मना नहीं। करते हैं, बेसमेंट में नहीं खोलना चाहिए। उसका रीजन भी बताया था मैंने आप लोगों को, उसमें जब रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग देखिएगा उसमें है फर्स्ट फ्लोर इज द बेस्ट लोकेशन होती है। ठीक है, हॉस्पिटल के हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट फ्लोर, लेकिन इसके हिसाब से अगर नॉर्मली आप ये देखें, कहते हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम पेशेंट का इनफ्लो हो तो वहाँ पर हम जो होते हैं जहाँ से इजीली सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें, जहाँ पर मैक्सिमम सर्विसेज रिक्वायर्ड हो वहाँ पे खोलते हैं। और इस हिसाब से जो होता है वो कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर इज द बेस्ट। बेसमेंट में हम नहीं खोलते क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन के चांसेस, वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो सकती, कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सनलाइट की रोशनी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लेक्चर आप लोग डेली पढ़ो, मुझे लग रहा है डेली नहीं पढ़ रहे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं लोकेशन पे। इन द हॉस्पिटल इफ फार्मेसी एंड CSSR कंबाइन अंडर वन मैनेजमेंट, बोथ यूनिट शुड बी कंबाइंड फिजिकली और एडजेसेंट टू वन अनदर। ये कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम और हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो एक साथ अगर या तो एक मैनेजमेंट के अंडर आ रहा हो तो एक साथ कंबाइन कर दें, और अगर ये कंबाइन करें या फिर एडजेसेंट हो, यानी अगर जो है फार्मेसी है उसी के बराबर में जो होता है सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम होना चाहिए। ठीक है, लेआउट डिजाइन, अच्छा आप जो लेक्चर 14 देखेंगे बेटा उसमें मैंने लेआउट डिजाइन दिया है ऑफ रिटेल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी का, वहाँ पे वो डिटेल में है। लेआउट डिजाइन, यहाँ पे जो लेआउट डिजाइन की बात करें, हम किसके लेआउट डिजाइन की बात कर रहे हैं? जी जल्दी बताइए, किस क्या पढ़ रहे हैं आज लेक्चर में आप लोग? मैम CSSR की बात कर रहे हैं ना इसमें। CSSR के लेआउट डिजाइन की, कैसा लेआउट डिजाइन होनी चाहिए, कैसी प्लानिंग करेंगे आप उसकी, किस तरह जो है एरियाज को सेपरेट करेंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हॉस्पिटल की नंबर ऑफ बेड्स पे डिपेंड कर रहा है, पेशेंट पे डिपेंड कर रहा है, सर्विसेज जो प्रोवाइड किस पे डिपेंड करता है।
सेपरेशन ऑफ स्टाइल एंड नॉन स्टाइल एरियाज, यानी कि लेआउट डिजाइन में हमारे पास सेपरेशन होनी चाहिए स्टाइल एंड नॉन स्टाइल एरियाज। द रूम शुड हैव 2 doors, one for entry and one for exit, यानी रूम अलग होने चाहिए, एंट्री के लिए अलग होना चाहिए, एग्जिट के लिए अलग होनी चाहिए, एफिशिएंट वेंटिलेशन होनी चाहिए, अ गुड लेवल ऑफ लाइटनिंग, continuous picking and passing of material to the different workstation, डिफरेंट वर्क स्टेशन में जहाँ जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत होती है सप्लाई करने की, इजीली आप उसको सप्लाई कर सकें। स्टोर इन स्टोरेज एरिया रेडी टू डिस्पेंस, जहाँ पे स्टोर हो रही हैं चीज़ें आपकी वहाँ से इजीली डिस्पेंस रेडी फॉर डिस्पेंसिंग है। किसके माइक में आवाज़ आ रही है? अगर ज़रूरत नहीं है तो माइक ऑफ कर लें आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्क स्टेशन, केयरफुल प्लानिंग शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट वर्किंग। द प्लानिंग ऑफ वर्क स्टेशन कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर, टाइप एंड साइज ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्स। वर्क स्टेशन भी डिपेंड कर रहे हैं कि वहाँ पर जो आप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी किन किन आपकी चीज़ों की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, कितने टाइप्स की हो रही है, कितने साइजेस में हो रही है, यानी कितने नंबर ऑफ, अगर आप बैजेस आपके स्टाइल प्रोडक्ट आपकी चल रही है IV एडमिक्सचर, तो कितने बनाने हैं आपको, तो इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से वर्किंग स्टेशंस बना रहे होते हैं हम। इसके बाद स्पेस एलोकेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ हॉस्पिटल एंड दैट ऑफ द स्टाइल रूम, ठीक है। यानी कि स्पेस, कितना स्पेस देना है हमें सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम के लिए, कवर एरिया, उसका कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, डिपेंड कर रहा है हॉस्पिटल के साइज पे, ठीक है। द स्पेस शुड बी इनफ फॉर डिसअसेंबली, स्टरलाइजिंग, असेंबलिंग इक्विपमेंट एंड फॉर स्टोरेज, यानी स्पेस इतना इनफ होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कि अगर इक्विपमेंट वहाँ पे जैसे उसकी क्लीनिंग है, उसकी असेंबलिंग है, उसकी डिसअसेंबलिंग है, यानी ये प्रॉपर, अगर आप जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो है वो क्लीनिंग करनी है, तो उसको ज़ाहिर डिसअसेंबल करेंगे, तो डिसअसेंबलिंग के लिए, स्टरलाइजिंग के लिए और दोबारा असेंबल करने के लिए और स्टोरेज उन इक्विपमेंट्स की, ये चीज़ों की प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए इतना स्पेस होना चाहिए। इक्विपमेंट्स में हमारे पास है, द इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर दिस फैसिलिटी शुड बी प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, सबसे मेन चीज़ जो हमारे स्टरलाइज प्रोडक्ट के लिए होती है वो लेमिनर फ्लो हुड। आपने माइक्रो के लैब में जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में, सारे के सारे लेमिनर फ्लो हुड के अंदर किए होंगे जी, किए थे ना? आवाज़ आ रही है मेरी? जी बेटा अलीशा, आवाज आ रही है? लेमिनर फ्लो हुड यूज किया है आप लोगों ने माइक्रो की लैब में? क्या हो गया भाई? यस मैम। लेमिनर फ्लो यस हुड मैम। किया है? अच्छा, अभी जो है ना आप लोग जाएंगे नहीं, ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद जो है एक छोटा सा लेक्चर है, उसे भी हमें कंप्लीट करना है। टाइमिंग अगर ये आउट हो जाते हैं तो मैं जो है दूसरा आपको जो लिंक भेज दूंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी। Standardization Committee or Current Practices Committee is an institutional group delegated with responsibilities of investigating, developing and standardizing procedures and equipment needed। यानी जितने भी यहाँ पर सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम में बेटा जितनी प्रोसेसिंग हो रही है, जितने भी वहाँ पे प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहे हैं, पॉलिसीज अडॉप्ट हो रही हैं, वो उन सब की जो मॉनिटरिंग के लिए होती है, हॉस्पिटल में कमेटी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी, या उसे कहते हैं करंट प्रैक्टिसेस कमेटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना, स्टैंडर्डाइज करना, हर एक का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जितने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें प्रोवाइड करना, उनकी मेंटेनेंस है। The purpose of the committee is to ensure proper use, reduction in the duplication of inventory and standardization of procedures। और इस कमेटी का पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें सेंट्रल सप्लाई रूम में यूटिलाइज हो रही हो वो प्रॉपर यूज़ हो रही हो, इन्वेंट्री की डुप्लीकेशन ना हो, ऐसा ना हो कि टर्नओवर रेट आपका इतना जो है वो कम आए कि इन्वेंट्री इन हैंड आपकी बहुत ज़्यादा हो, स्टोरेज इतनी बहुत ज़्यादा हुई भी हो और सप्लाई नहीं हो, उसकी डिमांड नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और उसको आप जो है मैन्युफैक्चर कर करके या स्टरलाइज कर करके आप स्टोर कर रहे हैं।
ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो है हमारा जो आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया है। कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लो, इसके बाद जो है ना मैं दूसरा लिंक भेजूंगी 5 मिनट के बाद। तो जो आपका हमारा दूसरा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, उसको भी जो है हम वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और जो डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें आप लोग। ये पहली बात तो ये है कि आप चैप्टर फर्स्ट और सेकंड डिटेल में पढ़िए। मैं नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन आप लोगों का क्विज ले लूंगी और एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगी बेटा आप लोगों को, ठीक है। सेकंड जो है वो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही आसान है, तो देख लीजिएगा। इस वीक में अगर कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैम जी बेटा। वो जो लेक्चर 8 के अंदर आपने टर्नओवर रेट का जो फार्मूला कराया है ना, हाँ वो समझ नहीं है, वो अगर आप बेटा, दोबारा अभी से बता दें। इसके बाद वाला जो लेक्चर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, जी उसमें हम टर्नओवर रेट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस मैम। टर्नओवर रेट जी वैसे सिंपली मैं तुम्हें बता दूं क्या होता है, यानी जितने आपने सेल की है वो कॉस्ट डिवाइडेड बाय जी कॉस्ट इन हैंड, समझ गए। यानी जो जी तुम्हें अगर आप अपने घर में एग्जाम्पल एक सिंपल ले लें कि आपके पास जो है वो 50 चॉकलेट मौजूद हैं, ठीक है, और आप उसको सेल करना था, उसमें से सिर्फ 10 चॉकलेट आपने सेल किए हैं, 40 आपके पास है, और मजीद आपने जो 100 चॉकलेट और मंगवा लिए, तो इन्वेंट्री इन हैंड कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ यस जाएंगी आपके पास। इसी तरह मेडिसिन में हम लेते हैं, मैंने कहा था हर ड्रग का एक पार लेवल होता है बेटा, उसके हिसाब से ड्रग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार लेवल सेट किया जाता है। अब ये पार लेवल आप बाय एनुअल करें, ईयरली करें, जो भी करें, तो सप्लाई एंड डिमांड में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस मेडिसिन की इतनी ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो और आप उसका स्टॉक जमा कर लें। तो इसके लिए हमने टर्नओवर रेट का फॉर्मूला लगाया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सेल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड, ठीक है। हमने कहा यस था कि मैम। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड अगर बहुत ज्यादा होगी तो टर्नओवर रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, यस मैम। समझ में आ गया। वरना इसके बाद जो लेक्चर है अभी मैं आपको जो है लिंक दूसरा भेजूंगी, तो वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जी आज थैंक का यू मैम। लेक्चर वाइंड अप हो जाता है। अल्लाह हाफिज।